पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां सोती रहीं और पीएफआई ने बिहार के 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग दे दी और इसके लिए बाकायदा 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए। गरीब बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को, जो काफी गरीब थे, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी गई और बिहार पुलिस फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा कर डींगे हाँकती रह गई। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष 15,000 जिहादी तैयार। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई के प्लान 2047 में जो नया खुलासा हुआ, उसने जांच एजेंसियों और सरकार दोनों की ही नींद उड़ा दी। खतरनाक इस्लामिक संगठन पीएफआई ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया था, उन्हें टारगेट किया। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पीएफआई इन मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। यहां सवाल है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था पीएफआई का। पीएफआई का टेरर प्लान हुआ डिकोड। पंद्रह 15,000 मुस्लिम युवाओं को दी ट्रेनिंग। खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग। क्या है पीएफआई के खतरनाक मंसूबे? फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक से पूछताछ में एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दोनों सदस्य जब जब जुबान खोल रहे हैं, जांच एजेंसियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। जिस फुलवारी शरीफ मामले को छोटा पलीता माना जा रहा था, वो तो दरअसल कई जिलों में बिछा टाइम बम साबित हो रहा है। नए खुलासे के मुताबिक पीएफआई बिहार में अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। इतनी भारी संख्या में युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने के पीछे आखिरकार क्या वजह थी? क्या पीएफआई किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? क्या पीएफआई किसी बड़ी आतंकी घटना को बिहार में अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ था? क्या पीएफआई जोधपुर में कन्हैया लाल जैसी घटना को फिर से पुनरावृत्ति करने की फिराक में लगा हुआ था और देश के साथ ही बिहार के कोने कोने में कन्हैया लाल जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिशों में लगा हुआ था? पटना पुलिस की ओर से गठित एसआईटी ने गिरफ्तार संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक से अब तक जो पूछताछ की है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दोनों सदस्यों ने पूछताछ करने वाली टीम को बताया है कि बिहार में अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युवाओं को पहले तो वो हथियार और कुछ ऐसी चीजें जिससे विस्फोटक का आईडी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, इन सब को सेट कर देने से जरूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे इनका इस्तेमाल। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के पीछे मकसद क्या है? देश विरोधी मुहिम चलाने के मामले में पटना पुलिस की पूछताछ में पीएफआई से जुड़े संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है।
सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन दोनों ने पुलिस को बताया कि बिहार के अंदर पीएफआई अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। हैरानी की बात है कि ये काम कोई छोटे स्तर पर नहीं हो रहा था। मुस्लिम युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए राज्य में करीब 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए थे। फुलवारी शरीफ मामले में नए खुलासे से हड़कंप मचा है। पीएफआई ने बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोला। कैंप ऑफिस यानी कि बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर, वो भी 1-2 जिलों में नहीं बल्कि 15 जिलों में खोले गए और इन कैंप ऑफिस में 15,000 से अधिक मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। बहरहाल सवाल ये है कि आखिर पीएफआई को बिहार के इन 15 जिलों में ये कैंप ऑफिस खोलने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। दरअसल दोनों संदिग्ध अतहर परवेज और अरमान मलिक एसआईटी के सवालों के जवाब ढंग से नहीं दे रहे थे, लेकिन जब एसआईटी ने आमने सामने कर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों संदिग्ध पोपट की तरह पीएफआई के राज खोलने लगे। उन्होंने पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा कर दिया। पीएफआई का प्लान बेहद खतरनाक है। अपने खतरनाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए कुख्यात इस्लामिक संगठन पीएफआई ने बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस यानी ट्रेनिंग सेंटर खोले थे। सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कैंप ऑफिस या हथियार चलाने की ट्रेनिंग सेंटर खोलना कोई हंसी खेल तो है नहीं, तो इसके पीछे मकसद बहुत खतरनाक है। तो ये पटना का हो या पूर्णिया का हो या बिहार के किसी और कोने में, इन्होंने कोरोना काल में अपने जो फंडिंग हुए थे एसडीपीआई और पीएफआई का, इससे इन लोगों ने समाज में और खास करके अशिक्षित और गरीब तबके के लोगों को, एक समुदाय वर्ग को पूरी तौर पे कि हम आपको मदद कर रहे हैं और सरकार आपको कोई भी मदद नहीं कर रही है, ये भी इंफॉर्मेशन पूरी तौर पे जानकारी में आई है। और ये बहुत खतरनाक सोच है और नीति है और यही कारण है कि इसका हैंडलर पाकिस्तान, यमन और बांग्लादेश में बैठा था। ये छोटी मोटी अभियान नहीं थी, ये देश के खिलाफत बहुत बड़ी अभियान चल रही थी जो अभी पकड़ में आ रहा है। दोनों संदिग्धों से पहले अलग अलग करके पूछताछ की गई। बयानों में अंतर पाए जाने के बाद इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। दोनों संदिग्धों ने पुलिस अफसरों को कई बार बरगलाने की भी कोशिश की। दोनों सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मुंह खोला तो एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। जाहिर है 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम बड़े पैमाने पर किया गया होगा। इसके लिए प्लानिंग भी फुल प्रूफ की गई होगी। 15 जिलों को चुना गया होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस को समय रहते कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद था पीएफआई का? क्यों 15 जिलों में खोले गए ट्रेनिंग सेंटर? पीएफआई किन मुस्लिम युवाओं को बना रहा था निशाना? समय रहते पुलिस या इंटेलिजेंस को भनक क्यों नहीं लग पाई? आखिर कहां था ट्रेनिंग मॉड्यूल का हेडक्वार्टर? पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोलकर 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और इसके लिए पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया। सवाल है कि आखिर पीएफआई का मकसद क्या था? क्या पीएफआई देश का माहौल खराब करने की फिराक में था? और आखिर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करने, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने के पीछे क्या मकसद था? सवाल यह है कि पीएफआई के निशाने पर कौन से मुस्लिम युवा थे? सवाल इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस की चुस्ती पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या बड़े हमले की फिराक में था पीएफआई? क्यों तैयार किए 15,000 जिहादी? ये वो सवाल हैं जो बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों को परेशान कर रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं।
आखिर इतनी बड़ी संख्या में जिहादी ट्रेनिंग देने के पीछे पीएफआई का मकसद क्या था? पूछताछ में गिरफ्तार संदिग्धों ने जो खुलासे किए हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। खुलासे के मुताबिक बिहार के 1-2 नहीं बल्कि 15 जिलों में बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर चलाए गए। इन ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया। सबके मन में यह सवाल कौंध रहा है कि पीएफआई ने पूर्णिया को ही अपना मुख्यालय क्यों बनाया। सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों के मन में यह लगातार सवाल उभर रहे हैं कि पूर्णिया को सेफ जोन के रूप में पीएफआई ने क्यों चुना। आम लोगों के जेहन में भी यह बात बार बार आ रही है। आखिरकार पीएफआई ने आतंकी मॉड्यूल चलाने के लिए पूर्णिया को केंद्र के रूप में क्यों चुना, यह सवाल जरूर सबके मन में उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार पूर्णिया में कौन सी ऐसी सुविधा थी कि मुस्लिम युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने के लिए पीएफआई ने अपने सेंटर के रूप में इस जगह को चुना था। पूछताछ में संदिग्धों ने जो राज उगले उसके मुताबिक पूर्णिया को हेडक्वार्टर बनाया गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने पूर्णिया में छापेमारी की, लेकिन वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ऑफिस बंद मिला और वहां आने जाने वाले लोग गायब थे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ एक रजिस्टर लगा है जिसमें वहां आने जाने वालों के नाम, पते और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। सवाल है कि आखिर पूर्णिया ही क्यों? पीएफआई ने मुस्लिम युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए पूर्णिया को ही हेडक्वार्टर क्यों बनाया था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये जो बताया कि पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में इनकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसका कारण एक है, जहां युवा हैं और जहां अशिक्षा है और जहां कट्टरवाद धार्मिक माहौल बन सकता है। तो मैं सबसे पहले पूर्णिया प्रक्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि वेस्ट दिनाजपुर और मालदा वेस्ट बंगाल का और नेपाल का खुला हुआ बॉर्डर और बांग्लादेश का किशनगंज से मिलता हुआ इलाका, ये सभी वो इलाके हैं जहां इनको पोषक के तौर पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उनके लिए फंडिंग, उनके लिए कट्टर मतलब नीति और सिद्धांतवाद के लोग, और मदरसे के नाम पे पढ़ा के इनको उसी तरह उत्तेजित करना जिससे संप्रदायों के बीच में और समुदाय के बीच में दंगा फसाद और कोई अनावश्यक काम हो सकता है। पूर्णिया हेडक्वार्टर से जो रजिस्टर मिला है वो बेहद अहम है। पुलिस अब बारीकी से इस रजिस्टर के एक एक पन्ने को खंगाल रही है। इसमें दर्ज एक एक नाम की बारीकी से छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसियों को समय रहते इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इतने बड़े पैमाने पर कैंप ऑफिस खोलकर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने के बावजूद सरकार या पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? सवाल गंभीर है, लेकिन फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं। सवाल यहाँ यह भी उठता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए बाकायदा सिंडिकेट खड़े किए गए होंगे, हथियार मंगवाए गए होंगे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस या इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? पुलिस या चुस्ती का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि मामले की भनक लगने में महीनों लग गए और जब तक भनक लगी तब तक 15,000 से ज्यादा जिहादी तैयार किए जा चुके थे। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा कर भले ही बिहार पुलिस डींगे हाँक रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि फुलवारी शरीफ से लेके पूर्णिया, चंपारण, सारण, बंका सभी जगह ये नेटवर्क काम कर रहा था, और इवन नदरुद्दीन लखनऊ के अंदर और कटिहार पर क्षेत्र सभी में इनके आदमी थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। ऐसी बात नहीं है, संकेत मिल चुके थे, लेकिन शायद सूचना तंत्र और केंद्रीय और राज्य की जो तालमेल नहीं हुई, वही इसका कारण है कि जो लोगों को बेहतर ढंग से सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर पाए, और जिसका रिजल्ट आपको फुलवारी शरीफ स्टेशन और फुलवारी शरीफ का इलाका, जहां पे कोई भी हादसा प्रधानमंत्री साहब के आने पे हो सकता था। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था?
क्या पीएफआई देश में दंगा करवाना चाहती है? क्या पीएफआई देश का माहौल खराब करना चाहती है? क्या इसके पीछे बड़े हमले का प्लान था? अब तक के जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक पीएफआई ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इसके तहत वो बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को अपना निशाना बनाती थी। पीएफआई ने अपने राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिन मुस्लिम युवाओं को चुना, उसमें से अधिकांश मुस्लिम युवा अनपढ़ थे। सवाल यही है कि क्या बेरोजगार युवकों को अपने मकसद को पूरा करने के लिए चुनना पीएफआई के लिए ज्यादा आसान था? क्या ऐसे अनपढ़ और बेरोजगार युवक पहले से भटके हुए होते हैं या फिर उन्हें भटकाना आसान होता है? कई सवाल हैं जो लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। खासकर जिस तरीके से मुस्लिम बेरोजगार युवकों और जो अनपढ़ युवक थे उनको अपने मकसद में शामिल करना पीएफआई ने कहां से सोच लिया? क्या ऐसे युवा अब भी देश के लिए खतरनाक बन गए हैं? ये सवाल लगातार उभर रहे हैं। जाहिर है पीएफआई के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ऐसे मुस्लिम युवाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट चुनती थी। पीएफआई ऐसे मुस्लिम युवाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट चुनती थी जो बेरोजगार होते थे। यही नहीं, ऐसे मुस्लिम युवा भी निशाने पर थे जो अनपढ़ होते थे। इसके बाद इनका ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि समय पड़ने पर इनका इस्तेमाल जिहादियों की तरह किया जा सके। पीएफआई और एसडीपीआई ये दोनों भारत विरोधी अभियान में लगे हुए हैं। हालांकि सिमी से प्रतिबंध होने के बाद इन्होंने एक मौका इसी के आड़ में देखा हुआ है और लगातार कभी झारखंड में इसके ऊपर प्रतिबंध और फिर इसको प्रतिबंध को हटा देना, लेकिन ये दोनों इसी संगठन के नाम पे पूरे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को मजबूती दे रहे थे। और जिसका उदाहरण आपके सामने है जब ये फुलवारी शरीफ का नेटवर्क समझ में आया था। जानकारों के मुताबिक ऐसे मुस्लिम युवाओं को बरगलाना आसान होता है। अनपढ़ और बेरोजगार युवाओं को पहले पैसे का लालच दिया जाता है, इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग सेंटर लाकर रेडिकलाइज किया जाता था, फिर उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। जाहिर है पीएफआई के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। भले ही उसके प्लान 2047 का खुलासा हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये तो महज एक छोटा सिरा है, इसके तार और लंबे हो सकते हैं। पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौजूदा खुलासे से तय है कि पीएफआई ने बिहार में आतंकियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। बिहार सेफ टेरर जोन बन गया है। पूर्णिया को हेडक्वार्टर और 15 जिलों में कैंप ऑफिस के खुलासे से तय है कि सीमांचल आतंक के पनाहगार बन चुका है और पिछले कुछ सालों से उनके आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सवाल है कि आखिर सीमांचल ही क्यों, उत्तर बिहार क्यों बन रहा है आतंकी नेटवर्क का सुरक्षित ठिकाना। इस रिपोर्ट में देखिए। बार बार बिहार क्यों? क्या आतंक का आसान रास्ता बन गया बिहार? क्या सेफ टेरर जोन बन गया है बिहार? क्या आतंकी बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं? क्या बिहार को देश भर में आतंक फैलाने के लिए बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर हां, तो यह देश और राज्य के लिए बड़ा खतरा है। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, बांका और अररिया के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की चिंता जताती रही हैं कि बिहार, खासकर सीमांचल, आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है।
विपक्षी पार्टियां भी इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। ये अरेस्ट और 25-26 आदमियों को और नामजद किया जा रहा है और लगातार एनआईए की छापा पड़ रही है और इंट्रोगेशन के पास बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूरे देश के लिए आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक साजिश आपको महसूस होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है, तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश